अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है इन्फोर्समेंट ऑफ डिग्री के मतलब। ये सेक्शन 13 है जी, फैमिली कोड एक्ट 1964। इसके मुताबिक हम इसको सबसे पहले इसकी पे रीडिंग पढ़ेंगे। द फैमिली कोड शैल पास ए डिग्री इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड शैल इंटर इट्स पार्टिकुलर्स इन ए प्रिस्क्राइब रजिस्टर। कि फैमिली कोड जो है, शैल का मतलब है कि ज़रूर करेगी ऑर्डर डिक्री का इन सच फॉर्म, इस फॉर्म में, एंड इन सच मैनर, इस तरीके से, एज में भी प्रिस्क्राइब, जैसा कि बयान किया गया है, शैल इंटर इट्स पार्टिकुलर इन दी प्रिस्क्राइब रजिस्टर। देखेंगे मुस्लिम फैमिली कोड रूल्स 1965 है। फैमिली कोड रूल्स 1965 जो है, उसका रूल जो है 17 जो है 16 17 18 अब देखेंगे तो उसमें ये प्रिस्क्राइब जो रजिस्टर यहाँ पर बयान किया गया ना कि उस रजिस्टर में, तो वो मेंटेन होता है 17 के तहत। उसमें 16 से लेकर वो ऑनवर्ड जो है ना, उसमें रजिस्टर है, मतलब रजिस्टर है कि जब भी कोई उसमें डिग्री पास होती है तो फैमिली कोड उसका एंट्री करेगी उसके पार्टिकुलर्स के, यानी उसमें दावाजात में जो पार्टीज़ हैं वो तमाम को वो जो है उस रजिस्टर में उसका अंदराज करेंगे, जो फैमिली कोड रूल्स 1965 के तहत जो है वो तैयार होते हैं। इफ़ एनी मनी इज पेड और एनी property is delivered in the prescribed of the presence of the family court in satisfaction of the decree, it shall enter the fact of payment or the delivery of property as the case may be in the aforesaid register। ये देखें 16 17 18 मैंने आपको बताया ना कि ये ऑनवर्ड जो जितने इसमें ना फैमिली कोर्ट रूल 1965 के तहत रजिस्टर तैयार होते हैं, मुख्तलिफ रजिस्टर हैं। उसमें आगे चलकर आप देखेंगे ना कि वो पर्चा डिग्री जैसे होता है, पर्चा डिग्री का भी एक रजिस्टर है, वो आपने वो रजिस्टर देख लेने हैं 16 से लेकर ऑनवर्ड तक। Where degree leads late to payment of money and the dictatorial amount is not paid within time specified by the court, not exceeding 30 days. The same shall, if the court is so direct, be recovered as arrear of land revenue, and on recovery shall be paid to the decree holder। वो कहता है कि व्हेन ए डिक्री हो रिलेट टू द पेमेंट ऑफ मनी, अगर कोई डिक्री पेमेंट ऑफ मनी के मतलब है, द डिक्रीरियल अमाउंट इज़ नॉट पेड, और ज़र डिग्री जो है वो अदा नहीं होता विद इन टाइम स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट, जो कि कोर्ट ने कहा हो कि इतनी देर में आपने अदा करने हैं, नॉट एक्सीडिंग 30 डे, 30 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं हो सकता। द सेम शैल इफ़ द कोर्ट सो डायरेक्ट, अगर कोर्ट जो है डायरेक्ट करती है, शैल का लफ्ज़ है कि ज़रूर होगा, बी रिकवर्ड, उसको रिकवर्ड किया जाएगा एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू के मुहासले जो है ना वो ज़मीन लैंड रेवेन्यू बकाया जात, एरियर्स का मतलब है बकाया जात ऑफ लैंड रेवेन्यू, ज़मीन के मुहासिल के बकायात के तौर पर, जैसे कि लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में बयान हुआ है। आप उसकी डेफिनेशन में जाएंगे ना, डेफिनेशन वाले सेक्शन में, तो उसमें ये लैंड रेवेन्यू के एरियर्स का डेफिनेशन है कि ऐसे बकायात जो कि किसी प्रिस्क्राइब टाइम पर अदा होने थे नहीं हुए, तो उसको बकायात मुहासले ज़मीन कहा जाता है। एंड ऑन रिकवरी शैल बी पेड टू द डिक्री होल्डर, और जब वो रिकवर होंगे, जैसा कि वो उसमें बयान किया गया ना कि लैंड रेवेन्यू के बकायात कैसे होंगे, दोबारा जो है वो उसको वसूल होंगे, तो वही कहते हैं कि ये यहाँ पर भी वही तरीक़ाकार इस्तेमाल होगा जिसमें कैद भी है। और देखें, इसमें एक एक्सप्लेनेशन आपको मैंने करनी थी कि याद रखें कि ये बात जो है ना कि ये गलत नाम है कि जी जब फैमिली कोर्ट की डिक्री में एक शख्स को सज़ा हो जाती है तो जी फिर वो उसका माफ़ हो जाता है, उसमें डिटेंशन है लफ्ज़, वहाँ पर क्या सज़ा नहीं है। और इसमें ये होता है कि जब एक शख्स सज़ा काट लेता है, मेरे पास पिछले दिनों में एक केस आया था कि उसमें किसी शख्स ने उसके पास उसने क्या किया कि जी उसकी प्रॉपर्टी उसके वालिद के नाम थी और वालिद का इंतकाल हो गया था लेकिन विरासत नहीं हुई थी, तो उसने उसको किसी वकील साहब ने गलत मशवरा दिया कि आप ऐसे करें, सज़ा भुगत लें, तो वो कौन सा प्रॉपर्टी आपके नाम है। तो वो बेचारा अपनी सज़ा भुगत के बाहर आया, तो उसको एक नई चीज़ जो थी वो कोर्ट ने बताई कि आपके जो है
डिटेंशन के दौरान हमने वो ज़मीन जो है वो कुर्क कर ली है और अब उसकी नीलामी है, क्योंकि जब भी कोई शख्स फौत हो जाता है तो फ़ौरन उसकी जब उसकी आइज़ बंद हो जाती है, उसके बाद उसके जो विरासत होती है वो उसके जो वर्सा है वो उसके वारिस बन जाते हैं। और अगर उसका रिकॉर्ड नहीं भी है जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में, तो फिर भी वो मालिक तस्वर होगा। तो अदालत ने सही फैसला किया था। The decree shall be executed by the court passing it or by such other civil court as a district judge may be special or general order direct। तो वो कहता है कि जो एग्जीक्यूशन होगी वो उसी कोर्ट में होगी या फिर जो ज़िली जज जो है उसका हुक्म करेगा जिस कोर्ट को, वहाँ पर वो जो है वो एग्जीक्यूशन फाइल होगी। ए कोर्ट में इफ़ इट्स सो डीम फिट direct that any money is to be paid under a decree passed by it be paid in such installment as it deems fit। द फैमिली कोर्ट में, अब ये मे का लफ्ज़ है कि ये डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है कि अगर कोर्ट चाहे कि वो डायरेक्ट कर सकती है डेट एनी मनी, कोई भी रकम टू बी पेड दी जाए अंडर ए डिक्री पास बाई इट, कि इस डिक्री पास बाई इट के उसकी जो उसने डिक्री पास की है उसको पे जो है वो पे किया जाए इन इंस्टॉलमेंट ऐसी जो उसमें एक साथ में जो कि वो मुनासिब समझती है। यानी फैमिली कोर्ट जो है वो उसमें अपनी स्वाबदी इस्तेमाल करते हुए हुक्म दे सकती है कि जो रकम है मनी डिग्री की है वो पे की जाए इंस्टॉलमेंट में किस साथ में, जैसा कि वो मुनासिब समझे। कि जो फैमिली कोर्ट चाहे उसमें अमूमन जो है वो 3 साल की एक साथ होती हैं कि कोर्ट क्या करती है कि जी वो उसमें उसकी जो मनी डिग्री होती है ना उसकी एक साथ जो है ना वो कर देती है कि जी इतनी एक साल में आपने अदायगी करनी है, ये उसकी स्वाबदीद है। और उसकी वो क्या करती है कि उसकी ग्रंटर भी उससे ले लेती है कि वो जी ये पे करेगा। तो फिर अगर कोई शख्स जो है वो इस काबिल नहीं है कि अगर यकमुश्त जो है वो डिक्री अदा करे, तो वो अगर रिक्वेस्ट करे कोर्ट में कि जनाब मुझे किस साथ इसकी एक साथ बना दी जाए, तो कोर्ट जो है वो एक साथ भी बना सकती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था सेक्शन 13 इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बे रीडिंग पसंद आएगी। हम इस पर एक डिटेल से फिर बाद में ज़रूर एक जो है अलहदा जो है इस पर एक हम वीडियो बनाएंगे, वीडियो लेक्चर बनाएंगे। और मुझे अपनी आराज़ से ज़रूर आगाह करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।